everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do another chapter of your class plus one, chapter number 12, that is mineral nutrition. So mineral nutrition एक बहुत ही important chapter है. अभी हमने पिछले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल लाइंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है. इस चैप्टर में हम मिनरल की न्यूट्रिशन कंटेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो जो मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स हमारे जो कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडीज में भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या प्रोटीन कंटेंट हो गया, तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं अगर हम अपनी बॉडी की भी बात करें. सो दे ऑल कम्स फ्रॉम दी, जैसे कार्बन हो गया, अगर कहीं ना कहीं हम कार्बन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी बॉडी में कार्बन कहाँ से आता है. सो बेसिकली प्लांट्स ही कार्बन को फिक्स करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे अंदर प्लांट से ही आता है. तो हम इसमें मिनरल न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं कि कौन से न्यूट्रिशन मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्या कंटेंट होता है. तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स बनते हैं हम उनको सब स्टडी करेंगे इस चैप्टर को. तो इस चैप्टर को आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है. तो इन द फर्स्ट पार्ट लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स विल बी कवरिंग. सो बेसिकली पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद की कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज किया गया टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स. तो हम बेसिकली प्लांट्स पे फोकस करके इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं. हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है. हाइड्रोपोनिक्स एक इस तरह का मीडियम होता है जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल. हाइड्रो इन हाइड्रो मीन्स वाटर के अंदर, ओके. तो असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्राइटेरिया क्या है असेंशियलिटी को बताने का, और उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से उसको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया गया है. कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो मैक्रो में, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो में आते हैं, कौन से मैक्रो में आते हैं, वो हम सब स्टडी करने वाले हैं. फिर जो डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पे इसको जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. सो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है उनका, कि उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. उसके बाद हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमने पहले बताया मैंने आपको कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही हैं सब में, ठीक है. सबको मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए. सो ये सबको चाहिए, ठीक है. और जैसे वाटर कंटेंट हो गया या मिनरल आइंस हो गए. सो हर किसी ने ग्रोथ करनी है और अपनी डेवलपमेंट करनी है. जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका यही काम है, अपनी ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना. तो जो बेसिकली उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वाटर और मिनरल कंटेंट से ही कंप्लीट होती है, ठीक है. तो ये सब चीजें हमारे अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ से आती हैं उसको हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो मिनरल न्यूट्रिशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये किस चीज की स्टडी है. इट इज द स्टडी ऑफ सोर्स. सोर्स क्या है मिनरल न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का सोर्स क्या है, उसका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्ब किस तरह से हो रही है हमारी बॉडी में, प्लांट्स में जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल्स की वो किस तरह से हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे है. तो बेसिकली जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं हम उसकी स्टडी करते हैं जो प्लांट्स के द्वारा, ठीक है. जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसको मिनरल्स बोला जाता है उनका सोर्स, उनकी मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी मेटाबॉलिज्म की किस तरह से प्लांट्स के अंदर हो रही है ताकि प्लांट्स अपनी ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके. सो जो वो मिनरल्स को ये सब कैसे होता है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की स्टडी को, उनकी
डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, ये पूरे प्रोसेस को हम मिनरल न्यूट्रिशन की स्टडी मानते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सो अगर आप डेफिनेशन देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन इट इज द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म of various inorganic substances. Inorganic, I am focusing on this word inorganic, not organic, inorganic substances by plants for their various functions like growth, development, structure, physiology and reproduction. ठीक है, so this is mineral nutrition. किस चीज की स्टडी हो गई? ये सारी मिनरल्स की स्टडी हो गई, ठीक है। तो अब मिनरल्स की स्टडी करनी थी, ठीक है। अब हम अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में हम लोग मिनरल्स की स्टडी किस तरह से करेंगे कि प्लांट्स को कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं रिक्वायर्ड है, और किसकी डेफिशिएंसी होने से प्लांट्स में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सब को हमें स्टडी करना था, ठीक है, ताकि हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जान सके कि प्लांट्स को कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। पर अगर प्लांट्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं तो हम लोग उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम डेफिशिएंसी कैसे दिखा सकते हैं कि कोई सपोज एक मिनरल हम सॉइल से कैसे गायब कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम कर भी दे तो हमें क्या पता कि वो गायब हुआ है एक्चुअल में कि नहीं हुआ है, वो कंप्लीटली वैनिश हुआ है सॉइल से कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए, ठीक है, इस चीज को रिसर्च करने के लिए, इस चीज को एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ये साइंटिस्ट थे। 1860 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक बनाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स को, ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करने की टेक्निक दी, जिसको आज की डेट में हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स को किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? जर्मन साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक ने 1860 के अंदर। इन्होंने क्या किया, अगर आप एनसीईआरटी की डायग्राम को देखें, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या शो कर रखा है, एक बीकर है, इसमें एक प्लांट की ग्रोइंग प्लांट इन्होंने इसमें रख दिया और एरेटेड ट्यूब से इन्होंने, ठीक है, इसके अंदर एयर दे रहे हैं, ठीक है। एयर देने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो रूट्स हैं वो एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, सो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है एरेटिंग ट्यूब, और ये एक फनल ऐड कर रखी है ताकि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहें इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल मीडियम इन्होंने प्रिपेयर किया ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन। तो ये एक टिपिकल सेटअप था, तो जिसके कारण हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते थे कि कौन सी अगर मिनरल को हम कम कर देंगे तो उसका प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हाइड्रोपोनिक्स की वजह से। तो ये तो एक लैब एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया, बट कमर्शियल लेवल पे भी इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ये कंटेनर सा लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट, ये पंप लगाया हुआ है, एक पंप लगाया हुआ है जिसके कारण यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जा रहा है। तो ये पंप यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को, ये रिजर्वॉयर से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को यहाँ पे भेज रहा है, उसके बाद न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ये रूट्स को टच करते हुए वापस यहाँ पे आ रहा है और ये रिसाइकल हो रहा है। और यहीं पे उन्होंने एक पंप लगाया जिसकी वजह से एयर भी साथ में जा रही है। तो ये आर्टिफिशियली इट्स कमर्शियल लेवल पे भी इस चीज को किया जाता हाइड्रोपोनिक्स को, ताकि प्लांट्स को हम लोग विदाउट एनी सॉइल ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए होता है प्लांट्स की। तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम यहाँ पे इसको अच्छे से देखें कमर्शियल लेवल पे कि असेंशियल एलिमेंट्स और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसकी स्टडी को फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशंस, हाइड्रोपोनिक्स बनाए गए।
तो प्लांट रूट्स को इसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है और कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, ताकि वेरियस कंसंट्रेशन में, ताकि उसकी स्टडी को परफॉर्म किया जा सके। और बेसिकली ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि टमाटोज हो गए, सीडलेस कुकुम्बर हो गए, लेट्यूस हो गया। लेट्यूस एक लाइक एक्सपेंसिव वेजिटेबल है, तो इसको भी ये लोग हाइड्रोपोनिक्स की तरह ग्रो कर, हाइड्रोपोनिक्स में ही ग्रो करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और जो ये हम लोग जो ले रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइक बहुत बिग प्लांट्स को नहीं हम ले सकते, क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, आर्टिफिशियल। ओके, सो दिस इज अबाउट कि हाइड्रोपोनिक्स किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की। ये हमारा सेकंड टॉपिक आ गया, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। तो हम कैसे कहेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं असेंशियल होते हैं, ठीक है। मिनरल एलिमेंट्स तो सारे ही हमारे पास चाहिए, सारे ही प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो हम लोग कह रहे हैं कि अभी तक अप्रोक्सीमेटली 105 मिनरल एलिमेंट्स जो हैं आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। बट उनमें से 60 एलिमेंट्स, ओनली 60 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं और उनको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 105 हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, 60, ठीक है। तो बट पर कुछ प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट कर लेती हैं सेलेनियम, गोल्ड को अपने अंदर, और कुछ जैसे न्यूक्लियर साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं तो वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोनियम को भी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग कोई ऐसी टेक्निक्स भी अब बन चुकी हैं कि बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी अगर मिनरल्स प्रेजेंट हैं तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास 105 एलिमेंट्स जो हैं, जो अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से 60 ही हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि असेंशियल हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो असेंशियल हैं। सो उसका एक क्राइटेरिया क्या है कि इसको असेंशियलिटी को बताने का कि हाँ ये वाले मिनरल्स असेंशियल हैं। तो पहली चीज क्या आ जाती है कि कोई भी एलिमेंट जो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की रिक्वायर्ड है, जो नीडेड है फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, जिसके कारण प्लांट अगर किसी एक ऐसे एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए और प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर पाए, दैट मीन्स कि वो एलिमेंट हमारे लिए बहुत असेंशियल है, ठीक है। तो फर्स्ट नीड हो गई कि जो अपनी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट करता है। दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को भी कंप्लीट करे कोई भी एलिमेंट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए भी प्लांट की रिक्वायर्ड हो, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज असेंशियल। देन थर्ड हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ गई कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इतना स्पेसिफिक है कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दूसरा एलिमेंट उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है। एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी दूसरा एलिमेंट फुलफिल ना कर पाए, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज असेंशियल एलिमेंट, ठीक है। सो बेसिकली 3 हमारे पास क्राइटेरियाज आ गए। पहला हो गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म, तीसरा हो गया स्पेसिफिसिटी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स कौन से असेंशियल होते हैं, उसका क्राइटेरिया भी हमने देख लिया कि ये 3 चीजें अगर कोई भी एलिमेंट कंप्लीट कर रहा है दैट मीन्स वो एलिमेंट असेंशियल है। बट अब हम लोग कि कौन सा कितनी कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए प्लांट्स को, उसके बेसिस पे, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमने उस एसेंशियल एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। पहला आ गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मैक्रो और माइक्रो दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, बट ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों असेंशियल एलिमेंट्स हैं। पर अब हम पढ़ लेते हैं कि मैक्रो कौन से होते हैं और
माइक्रो कौन से होते हैं? तो पहले हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एक तो इससे पहले, like before starting macronutrients, I just want to tell you कि जो plants होते हैं, ठीक है, एक तो उनका होता है फ्रेश वेट। आप प्लांट्स को सपोज डायरेक्टली आप उनको वे कर लीजिए तो वो फ्रेश वेट आएगा उसका। बट अगर आप उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल के उसके बाद उसको वे करते हैं, उसको ड्राई करने के बाद वे करते हैं, तो वो हो जाता है आपका ड्राई वेट। एक होता है हमारे पास फ्रेश वेट, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास ड्राई वेट। तो अब आते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन में हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दे आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। इससे ज्यादा है तो दैट मीन्स दोज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से आते हैं हमारे पास, CHONPSK, ठीक है, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कौन से हो गए, CHON, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, CHON। उसके बाद आ जाएगा आपके पास PSK, फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम, एंड देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो दीज आर 4 5 6 7 8 9, सो दीज 9 आर आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसको आपको याद करना है, CHON, PSK, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं और जो 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये जो है तीनों के तीनों, ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल से नहीं लेते, ठीक है। प्लांट सॉइल से ये डायरेक्ट मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। इन 3 मिनरल्स को कहां से लिया जाता है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स ये तीनों मिनरल्स ले लेता है, जबकि बाकी सारे के सारे मिनरल्स, जो बाकी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसका दूसरा नाम ट्रेस एलिमेंट्स, इनको ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पहले बोल रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अब माइक्रो नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, माइक्रो मींस लेस, जो कि छोटी यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। जैसे कि लेस देन, इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको देखनी है, लेस देन 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इन कितनी क्वांटिटी में, 10 मिलीमोलर पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर से कम क्वांटिटी में चाहिए, तो वो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स। तो इनमें कौन से आ जाते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। तो अगर आप इन सबको देखिए, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ठीक है। आपको इनके बारे में इनको याद करना है कि मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने असेंशियल एलिमेंट्स, जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स हैं, 60 असेंशियल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, सॉरी 60 जो है प्लांट्स को चाहिए होते हैं, उसमें से हमने अभी तक बात करी कि 9 तो हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और हमारे हो गए 7 हो गए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 14 जो हो गए हमारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। और इन असेंशियल एलिमेंट्स को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक, ये 4 जो क्लासिफिकेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में या फिर नीट के एग्जाम में आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि असेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स का कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि अमंग ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स which of these are the components of the biomolecules and structural elements of cells। तो कौन से आप मार्क करेंगे? CHON, ये 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि आपको इसका कंपोनेंट्स है। तो दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन आ गई, दूसरी कैटेगरी आ गई कि असेंशियल एलिमेंट्स जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल में कौन काम करता है? मैग्नीशियम। एटीपी की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? एटीपी में फॉस्फोरस। तो ये दोनों असेंशियल एलिमेंट्स एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी कैटेगरी आ गई कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो एक्टिवेट करते हैं और एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। तो जो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम जो है ये एक्टिवेटर है किसका? रिबुलोज बाइफॉस्फेट का और फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। तो ये दोनों का एक्टिवेटर का काम करता है कौन? मैग्नीशियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आया भी हुआ है कि मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है? सो दैट इज RuBP एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जिंक भी है जो वो भी एक्टिवेटर है किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। एंड मोलिब्डेनम किसका है? नाइट्रोजिनेज का। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मोलिब्डेनम का काम है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक का काम आ जाता है। उसके बाद जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल को ऑल्टर कर दे, कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है? पोटेशियम, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ओके। सो ये हो गया कि हमने इनके डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पे हमने इसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। और ये सारी की सारी कैटेगरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फंक्शंस या फिर रोल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसके बेसिकली कितने तरह के रोल्स हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ठीक है, इट हैज अ रोल इन सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में। और हमने जैसे पहले बात करी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप में मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल रहता है। बफरिंग एक्शन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स या कोएंजाइम्स के तौर पे भी ये लोग काम करते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में बहुत जगह पे रिक्वायर्ड है और उनकी बहुत वेरियस फंक्शंस है, रोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉरी, तो ये तो था कि हमारा आज का टॉपिक जो मैंने कवर किया कि बेसिकली हमारे जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो होता क्या है, उसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को स्टडी करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स बनाए गए। हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन से कमर्शियल प्रोडक्शन भी होने लग गई प्लांट्स की। उसके बाद की कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो असेंशियल हैं, उसका क्राइटेरिया क्या रहा असेंशियलिटी को बताने का। ठीक है, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैक्रो और माइक्रो। फिर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन वेरियस फंक्शंस, डाइवर्स फंक्शंस पे इनको जो एसेंशियल एलिमेंट्स से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। उन कैटेगरीज के बारे में हमने 1 बाय 1 स्टडी किया एंड देन हमने इनका रोल पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तो थे अभी तक के हमारे इस टॉपिक को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम पार्ट 2 की वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सो बेसिकली हम जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि इनकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, बेसिकली ये कहाँ से कितनी क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इनकी फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो ये हम 1 बाय 1 इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो this completes this part 1 of this chapter.
and I am going to suggest you once again कि आप please एनसीईआरटी को साथ साथ रीड कीजिए. जो टॉपिक मैंने उठाए हैं मैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए उठा रही हूँ, बट इवन देन गो थ्रू द एनसीईआरटी, like each and every line is very important from your NCERT, and I hope this topic is clear with you. And if you guys have any doubts, any queries regarding any topic of this chapter, you can comment me in the comment box. I will get back to you, and we'll meet you tomorrow, okay, with the part 2 video of this chapter. So till then, read your NCERT and go through this lecture once again. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you tomorrow.